हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन एजुकेशन। पैशन एजुकेशन एक ऐसा चैनल उन सभी हमारे विद्यार्थियों के लिए जो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है पढ़ने के लिए, चीज़ों को जानने के लिए, अपने सपने तक पहुंचने के लिए, हर वो चीज़ करने के लिए जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो। आप सभी का स्वागत है हमारी जीपीएससी क्लास 1 टू PYQs की सीरीज़ में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर PYQs का बहुत ही अहम रोल होता है। ना ही वो सिर्फ बताते हैं आपको कि क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे, बल्कि वो गाइड करते हैं कि आपकी प्रिपरेशन किस दिशा में जानी चाहिए। तो आप जो अपना टाइम टेबल प्लान कर रहे हैं, मतलब हार्डवर्क करते रहना, सिर्फ करते रहना, बिना ये एनालिसिस किए कि उनका क्या रिज़ल्ट आ रहा है, क्या आपके वीक पॉइंट्स रह रहे हैं, क्या आपकी स्ट्रेंथ रह रही है, तो वो वर्दी नहीं होगा। तो थोड़ा उस चीज़ को प्लान कीजिए और उस प्लान के अंदर PYQs को, है ना, जगह दीजिए। तो आपकी ये जो PYQs का जो क्वेश्चन रह सकता है कि मैम PYQs किस तरीके से करना है, जो भी बिगिनर्स हैं या जो अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, चीज़ों को कवर कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, बार बार लगे हुए हैं। तो दोस्तों देखिए, PYQs को आपको किस तरीके से करना है कि क्वेश्चंस तो लगाने ही हैं, बट उन PYQ से क्वेश्चन जिस टॉपिक पे बन रहे हैं ना, उनकी कॉन्सेप्ट की भी क्लैरिटी रखनी है आपको। तो इस सेशन के अंदर मेरी कोशिश, हमारे चैनल की तरफ से यही कोशिश रहेगी कि हम जो भी क्वेश्चन डिस्कस करें, सिर्फ क्वेश्चन और सिर्फ आंसर, ताकि आप देख लें कि हाँ, ये क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा या ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यहाँ तक सीमित ना हो करके, बल्कि हम थोड़ा इस चीज़ को और वाइड करेंगे, हम कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए सीरीज़ को आज के सेशन को शुरू करते हैं। उसके पहले आप सभी जितने भी नए हैं विद्यार्थीगण, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम इस सीरीज़ के अंदर आ पहुँचे हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। जितने भी विद्यार्थीगण पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले नए हैं चैनल पे, तो उन्हें मैं बता दूँ, सूचित कर देती हूँ कि GPSC के क्लास 1 टू लेवल के PYQs के अंदर से मैंने 2024 का पेपर जो है वो पूरा सॉल्व करा दिया है। ऐसे 10 क्वेश्चन लेकर के वीडियोस बनाई है, जहाँ पे आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी, मतलब इस तरीके से कि अगर उस कॉन्सेप्ट पे से फिर से क्वेश्चन बनता है ना, तो आप पूरा आँख बंद करके उसे करेक्ट करके ही आएंगे। ठीक है, तो आज हम जो सॉल्व कर रहे हैं 8/1/23 को 2023 में कंडक्ट कराया हुआ पेपर 2 है। तो हम 50 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, आप पहुँचे हैं क्वेश्चन नंबर 51 में। तो चलिए शुरू करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर यूजिंग द गिवन कोड। फर्स्ट, वाटर वेपर डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोलवर्ड। Second, more than 90% of atmospheric vapor found up to height of 5 km. Third, outgoing shortwave terrestrial radiation is absorbed by lower portion of atmosphere. So यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाता है D, 1, 2 and 3। अब दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस ना ऐसे क्वेश्चन ना इसके लिए आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होना ज़रूरी है। समझ रहे हैं आप? ये जो क्वेश्चन है आप ऐसे ही नहीं लगा सकते हैं, इसको ऐसे ही नहीं सॉल्व कर सकते हैं। मतलब अगर आप याद भी करेंगे चीज़ों को, फैक्ट्स को, चीज़ें याद करने के लिए है ही आपके पास, और ऐसी भी चीज़ें याद करने पे रट्टिफिकेशन पे जाएंगे, तो वो तो हो नहीं पाएगा। हम ना जो स्कूल की मेथड से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भाई केमिकल इक्वेशन नहीं आ रही तो चलो इसे रट लेते हैं 10 बार लिख करके और याद रह गया, और अपने एग्ज़ाम में लिख के आ गए, तो फिर हम भूल जाते हैं, बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। तो इस एग्ज़ाम के अंदर ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि बहुत सारी वाइड सिलेबस है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। तो जल्दी का काम मत कीजिए कि इसको फटाफट से याद कर लेते हैं और दूसरे पॉइंट पे जाते हैं। जल्दी का काम शैतान का काम हो जाएगा। दीजिए, 5 मिनट में समझ नहीं आ रहा है तो उस टॉपिक को 15 से 20 मिनट दीजिए, पर कवर कीजिए। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज चीज़ों को लेके कर चलिए। तो यहाँ पे वाटर वेपर की बात कर रहे हैं। चलिए, तो अभी हम वाटर वेपर के बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वाटर जो है 3 डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाता है, गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड। और जो गैसियस फॉर्म होता है उसी को हम वाटर वेपर कहते हैं। अब ये जो वाटर वेपर है वो इवेपोरेशन की प्रोसेस से, जो आपकी लेक्स, पॉन्ड या जितनी भी वाटर बॉडीज़, रिवर, सीज़, वहाँ पे से इवेपोरेशन के थ्रू
और दूसरी चीज़ प्लांट्स जो होते हैं उनके लीव्स में से ट्रांसपीरेशन के थ्रू एटमॉस्फेयर में ये पहुंच रहा होता है। तो यहाँ पे यही चीज़ बताई गई है, दस थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवापरेशन, ट्रांसपिरेशन, कंडेंसेशन एंड precipitation देयर इज कांस्टेंट एक्सचेंज ऑफ वाटर बिटवीन द एटमॉस्फेयर, सी एंड कंटिनेंट। तो आपने बचपन में ही वाटर साइकिल पढ़ी होगी क्लास 5, 6, 7 के दौरान, कि वाटर साइकिल जहाँ पे आप पढ़ते हैं कि वाटर बॉडी से इवापरेट होकर के जो पानी है वो आगे ऊपर जाता है, कंडेंस होता है, और कंडेंसेशन के बाद उसके बाद पर्सिपिटेशन होता है, और पर्सिपिटेशन के थ्रू जो वो पानी इवोपरेट होकर के बादलों की फॉर्म में बना था वो वापस से नीचे आ जाता है। ठीक है, तो ये पूरी हमारी वाटर साइकिल थी। तो वही हम जो वाटर इवोपरेट होकर के एटमॉस्फेयर में जाता है उसी उसी के प्रेजेंस के बारे में हम यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। विद हाइट द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ड्रॉप्स। अब यही तो चीज़ आपको याद रखनी है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी, यानी ऑल्टीट्यूड जैसे ही बढ़ता जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, वाटर वेपर का अमाउंट कम होता जाएगा। इट likewise gets smaller as you get closer to poles from the equator। तो एग्जैक्टली आपके क्वेश्चन में यही चीज़ पूछा गया है, वाटर वेपर डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टू पोलवर्ड। तो ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हाँ, इक्वेटर से जैसे ही आप ऊपर जाते जाएंगे, पोल की तरफ जाते जाएंगे, तो जो आपकी वाटर वेपर का अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इट्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर इन एटमोसफियर कुड बी अप टू 4%। अगर कितना पाया जाता है एटमोसफियर में, 4% तक का पाया जाता है। ठीक है, वाटर इन एटमोसफियर रिटेन्स द हीट दैट द प्लैनेट रेडिएट by absorbing some of the incoming solar radiation from the sun. As a result, it works as a blanket, keeping the ground from getting too hot or too cold. Water vapor also contribute to stability and instability in the air. अब दोस्तों, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, आपको समझने के लिए आपकी आपकी साइंस की एनसीईआरटी जो आप देखते हैं 8th स्टैंडर्ड के अंदर है, 7, 8, 9th का तो पहला ही चैप्टर है, मैटर सराउंडिंग अस। वहाँ पे जो लास्ट टॉपिक इवोपरेशन का आ जाता है, फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग इवोपरेशन आ जाता है, वहाँ से बड़े ही अच्छे से क्लियर हो जाता है, जहाँ पे समझाया गया है कि वाटर को ना इवोपरेट होने के लिए एनर्जी चाहिए, तो वो अपने सराउंडिंग एरिया से एनर्जी लेगा। ठीक है, और फिर वो इवोपरेट होगा। तो अगर उसने एनर्जी ली है, वो जो हीट एनर्जी ली है, तो वो किस में जाकर के प्लस हो गई है, वाटर वेपर में जाकर के प्लस हो गई है, जिसकी वजह से आसपास का जो आपका इलाका होगा ना, वो ठंडा हो जा रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। तो वो ये यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, वाटर इन एटमोसफियर रिटेन द हीट दैट द प्लेनेट रेडिएट्स बाय एब्जॉर्बिंग सम ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन। तो वाटर बॉडीज़ है, उनको कहाँ से हीट मिल रही है, तो सन के पास से हमारे पास तक पहुँचती है, रेडिएशन पहुँचती है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इंसोलेशन, जिससे हमारी पृथ्वी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, और फिर वो वापस से भी क्या करती है, रेडिएट करना शुरू करती है, हीट रेडिएट करना शुरू करती है, और उसी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वाटर क्या बन जाता है, किस फॉर्म में बन जाता है, वाटर वेपर के फॉर्म में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया आउट गोइंग शॉर्ट वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इज एब्जॉर्ब बाई लोअर पोर्शन ऑफ द एटमोसफियर। तो यहाँ पे ये ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। वाटर वेपर ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू स्टेबिलिटी एंड द इंस्टेबिलिटी इन द एयर। क्वेश्चन नंबर 52, अमंग द फॉलोइंग विजिबल रेज विच वन इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द माइक्रॉन्स। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है सी, दैट इज वायलाइट। हम विजिबल लाइट के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। Visible spectrum encompasses all the colors perceivable by the human eye from violet जो कि है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो रेड जो कि है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो यहाँ पे आपको दोनों चीज़ पता चल गई है। सो विजिबल लाइट में जो कलर इंक्लूड होते हैं वो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। दिस एग्जिबिट बोथ वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज़। तो आपने ये जो विबग्योर पढ़ा होगा, जिससे आप याद करते होंगे कि हाँ भाई ये कलर्स के नाम याद करने हैं शॉर्ट फॉर्म में,
विजिबल लाइट को क्या बताया जा रहा है, ये दोनों तरीके की प्रॉपर्टीज़ एग्जिबिट करता है, वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ भी और पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज़ भी। इट बिहेव्स एज अ वेव इन फेनोमेनल लाइक इंटरफेरेंस एंड एज अ पार्टिकल्स इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। अब एप्लीकेशन जान लेते हैं दोस्तों, क्योंकि जब आप अगर क्लास 1 2 में प्रीलिम्स लेकर के मेंस के स्टेज पे पहुंचते हैं ना, तब आपको एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और प्रीलिम्स के कई क्वेश्चन अब एप्लीकेशंस पे बनने लगे हैं। आप यूपीएससी के क्वेश्चन को देंगे तो नई टेक्नोलॉजी आई और उसका एप्लीकेशन पूछ लिया गया है। सो एप्लीकेशन ऑप्टिक्स में यूज़ होता है। विजिबल लाइट इन फंडामेंटल इन ऑप्टिक्स। इट इज़ यूज इन एवरीथिंग फ्रॉम आई ग्लासेस एंड कैमराज टू माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। तो देख सकते हैं आप ऑप्टिक्स में आई ग्लासेस, कैमरा, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, ये सब में कलर साइंस के लिए भी यूज़ किया जाता है, फॉर पेंटिंग, प्रिंटिंग, डिजिटल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी, फोटोग्राफी एंड फिल्म के अंदर भी यूज़ हो जाता है। एंड कम्युनिकेशन, फाइबर ऑप्टिक केबल यूज लाइट फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा ओवर लॉन्ग डिस्टेंस एट हाई स्पीड। ये जो अभी हमने पढ़ा ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, प्लीज़ याद रखिएगा इसका। अभी का एग्जांपल अगर हम देख लेना तो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा कि भाई हम जो हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वहाँ तक फाइबर ऑप्टिक केबल्स बिछाए गए हैं, ठीक है, ताकि वहाँ वैसे जो कम्युनिकेशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सके। तो टेक्नोलॉजी जब आप पढ़ें तो उसके एप्लीकेशन ज़रूर से पढ़ लिया करें, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 53। अब देखिए इससे क्या होगा, अगर कभी विजिबल लाइट पे कोई क्वेश्चन आ जाता है, एप्लीकेशन पे क्वेश्चन आ जाता है, तो आप टिक कर पाएंगे सही से, आपको याद है कि हाँ हमने इस चीज़ को पढ़ रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 53, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया सनराइजेस फर्स्ट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 54, विच आर फॉलोइंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैज़ अ मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जोन। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम जोन जिस कंट्री में पाया जाता है वो है फ्रांस। अब चलिए इसे देख लेते हैं। अगर हम बात करें टाइम जोन की, सो जो ये सिस्टम है टाइम जोन का, वो प्रपोज किया गया था स्कॉटिश कैनेडियन इंजीनियर सर सैंडफोर्ड फ्लेमिंग इन 1879। सो सर सैंडफोर्ड फ्लेमिंग के द्वारा ये जो टाइम जोन का सिस्टम है ये प्रपोज किया गया था। एंड इन 1884 द इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस अडॉप्टेड दिस अ 24 आवर डे। सो ये जो क्वेश्चन होता होगा कि भाई किस तरीके से ये डिसाइड किया गया होगा, 24 घंटे का ही दिन क्यों होता है, तो मतलब उसके पीछे ना रिसर्च की गई। हम पढ़ चुके हैं कि हमारे जो अर्थ है वो रोटेशन करता है, रिवॉल्यूशन करता है, तो रोटेशन का टाइम पीरियड क्या होता है, उसके बेसिस पे जो हमारा पर्टिकुलर डे है वो कितने आवर का होगा वो डिसाइड किया गया, वो अडॉप्ट किया गया इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस के तहत में। Countries across the world keep different times due to Earth rotation and revolution around the sun. अब जैसे कि अर्थ टर्न 15 डिग्री अराउंड इट एक्सिस, टाइम चेंजेस बाई 1 आवर, ठीक है। तो अगर हम बात करें जो अर्थ 360 डिग्री रोटेशन करेगा, ठीक है, तो 24 घंटे लग जाते हैं। हर 15 डिग्री पे 1 घंटा कवर हो रहा है। ये चीज़ें ना आपको याद रखनी है, क्यों, क्योंकि आपको अलग जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का पॉइंट दिया जाए और वहाँ पे से आपको टाइम बता दिया जाए और पूछा जाए फिर दूसरी लोकेशन का, वहाँ का पूरा कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दे करके और पूछा जाए कि यहाँ का आप टाइम बताइए कि क्या होगा, ठीक है। अच्छा चलिए अभी आप ये बताइए, मुझे कमेंट करके बताइए कि लैटिट्यूड की वजह से टाइम में डिफरेंस आ जाता है या लॉन्गिट्यूड की वजह से या दोनों की वजह से। ठीक है, तो जैसे कि हमने देख लिया कि अर्थ 15 डिग्री जब घूमता है अपने एक्सिस पे, तो वो हमारे लिए 1 आवर हो जाता है, 1 आवर का टाइम हो जाता है। 360 डिग्री घूमने के लिए वो 24 आवर्स लेता है और वही 24 हमारे पूरे दिन का हो जाता है। सो इसी की वजह से जो हमारा वर्ल्ड है ना वो 24 टाइम जोन में डिवाइडेड है, शिफ्टेड बाई 1 ईच आवर। अब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात कर लेते हैं। जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो बेस्ड है लॉन्गिट्यूड ऑफ 82.5 डिग्री, ठीक है। कौन सी लॉन्गिट्यूड पे बेस्ड है, 82.5 डिग्री, जो कि पास होती है मिर्ज़ापुर नियर इलाहाबाद इन उत्तर प्रदेश। ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। इट इज़ 5 hours and 30 minutes अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम, नाउ कॉल्ड एज यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 5 घंटा 30 मिनट आगे है ग्रीनविच मीन टाइम से। द CSIR काउंसिल
काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यहाँ पे इनके द्वारा क्या किया जाता है, CSIR NIPL न्यू दिल्ली के तहत ये क्या करते हैं, इट इज़ द कीपर ऑफ टाइम इन इंडिया, इट रिकॉर्ड्स टाइम यूजिंग 5 कैशियम एटॉमिक क्लॉक्स। अगर हिस्ट्री की बात करें, सो टाइम जोन इन इंडिया वर फर्स्ट सेटअप इन 1884, फर्स्ट टाइम इट वॉज सेटअप इन 1884 ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज। बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया followed 3 major time zones that were passed through Bombay, Calcutta and Madras time. But as the time passed, in 1906, India adopted a single India standard time running through the center of the country that we saw, that is 82.5 degree longitude, which passes from Mirzapur near Allahabad, Uttar Pradesh. Fine. Some nation have more than one standard time, और ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव लॉन्गिट्यूडनल हिस्ट्री की वजह से हो जाता है ना। अगर वो कंट्री बहुत ही वाइड है, बहुत ही वास्ट है, अभी इंडिया के ही बारे में देख लीजिए, जो कवर हो जाता है हमारा, जितना लॉन्गिट्यूड का कवर होता है उसके हिसाब से बताया जा रहा है कि हमें 2 स्टैंडर्ड टाइम जोन की ज़रूरत है। ठीक है, अगर यहाँ पे बात कर लें कि सबसे ज़्यादा किस कंट्री का टाइम जोन है, तो वो फ्रांस हो जाता है, क्योंकि जो उनकी वेरियस टेरिटरी, जो उनकी टेरिटरीज है ना, वो वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में लोकेटेड, प्राइमरली ड्यू टू वेरियस टेरिटरीज अराउंड द वर्ल्ड। यहाँ पे मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है कंट्री और उनके नंबर ऑफ़ टाइम जोन। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा कुछ चीज़ें आपको याद रखेंगे, जैसे फ्रांस का 13 है, रशिया और USA दोनों का ही 11 है, ऑस्ट्रेलिया 9, UK 9। बहुत ज़्यादा चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। जिसके पास हाईएस्ट है इंडिया का कितना है, वो सारी चीज़ें ध्यान में रख लीजिएगा। Question number 55. Intrusive igneous rock are formed by solidification of magma below the earth's surface and its example is, तो यहाँ पे igneous rock के बारे में बात की गई है, और वो भी intrusive वाले, यानी अर्थ के अंदर ही जो क्या कहते हैं, कूल डाउन होकर के फॉर्म हो जाते हैं, उनके बारे में बात की गई है। तो उसका एग्जाम्पल आपसे पूछा जा रहा है, तो वो हो जाता है ग्रेनाइट। चलिए, तो हम igneous रॉक के बारे में जानते हैं और इसी के साथ साथ पूरा रॉक सिस्टम कवर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ताकि आपको कहीं भी इधर उधर भटकना ना पड़े, फिर से जियोग्राफी की बुक ना खुलनी पड़े कि अरे हमने रॉक पढ़ा था और उसमें कुछ डाउट रह गया है, तो इसको आज हम यहाँ ही ख़त्म कर देंगे। देखिए, इस एक वीडियो के थ्रू आपके कितने सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट है ना, वो क्लियर होने ही होने हैं। Igneous rock, it forms out of magma and lava from the interior of the earth. They are known as primary rocks. ध्यान में रखिएगा कि ये रॉक का फॉर्मेशन कैसे होता है, जो मैग्मा और लावा आता है इंटीरियर ऑफ अर्थ से, उसके वो जब कूल डाउन हो जाता है तो उससे जो रॉक फॉर्म होते हैं उन्हीं को हम इग्नियस रॉक कहते हैं, और वो प्राइमरी रॉक्स भी कहे जाते हैं। इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा कूल्स एंड सॉलिडिफाइज। When magma in its upward movement cools and turns into solid form, it is called igneous rock. The process of cooling and solidification can happen in the earth crust or on the surface of the earth. अब जैसा कि हमने अभी अभी क्वेश्चन में भी डिस्कस किया कि अगर यही जो मैग्मा है ना अर्थ के अंदर ही कूल हो जाए तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहा जाता है, और वही जब बाहर कूल हो, यानी जो वॉल्केनो के थ्रू बाहर फट करके आ जाता है, मैग्मा निकल करके आ जाता है, और फिर जब वो कूल डाउन हो जाता है तो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहा जाता है। इनका क्लासिफिकेशन उनके टेक्सचर के बेस पे भी किया जाता है, as texture depends upon size and arrangement of grains or other physical condition of material. If molten material is cooled slowly at greater depth, mineral grains may be very large. तो यही चीज़ बताई गई है, कंडीशन बताई गई है कि उनका टेक्सचर किस वजह से डिफरेंट हो सकता है। अगर जो कूलिंग हो रही है वो बहुत स्लो हो रही है, ग्रेटर डेप्थ भी हो रही है अर्थ के अंदर, तो वो जो मिनरल ग्रेन्स है ना, वो काफ़ी लार्ज रह जाएंगे। जबकि अगर सडन कूलिंग हो रही है उसके वजह से स्मॉल एंड स्मूथ ग्रेन रहते हैं। सो दिस इंटरमीडिएट कंडीशन ऑफ कूलिंग वुड रिजल्ट इन इंटरमीडिएट साइज ऑफ ग्रेन मेकिंग अप इग्नियस रॉक। तो आपने समझ लिया है कि किस वजह से हम इग्नियस रॉक को इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव में क्लासीफाई करते हैं, और टेक्सचर के बेसिस पे किस तरीके से क्लासीफाई किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ कि किस तरीके से वो कूल डाउन हो रहे हैं, जल्दी हो रहे हैं, टाइम लग रहा है, उस बेसिस पे। ग्रेनाइट, गैब्रो, पेगमेटाइट, बसाल्ट, वॉल्केनिक ब्रेका एंड टफ, ये सारे ही इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल है। ग्रेनाइट आपने देख लिया और इसी वजह से हमारा करेक्ट ऑप्शन ए हो जाता है।
प्रोसेस ऑफ कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन कैन हैपन इन द अर्थ क्रस्ट और ऑन द सर्फेस। ठीक है, ये चीज़ हमने देख ली है। अब बात कर लेते हैं सेडिमेंट्री रॉक के बारे में। तो फर्स्ट 3 टाइप ऑफ रॉक है हमारे, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। हमने पहला कवर कर लिया है जो हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड था। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं दोस्तों, दैट इज सेडिमेंट्री रॉक। कोई डाउट रह जाता तो पूछिएगा ज़रूर, है ना। और थोड़ा इन्हीं चीज़ों के बारे में आपने यहाँ से पढ़ा, फिर थोड़े टाइम बाद रिवाइज़ कीजिए, फिर खुद से रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। और ये क्योंकि आप ना जिस जिस दौड़ में चल रहे हैं वहाँ पे एक ही चीज़ आपको जीत दिला सकती है, कितना आपका कॉन्सेप्ट के ऊपर पकड़ है, और कुछ नहीं। हम ये तो बिल्कुल मत सोच करके चलिए कि आपको 30 मार्क खाने हैं और आपने एक बार पढ़ा और आपको याद रह गया। ठीक है, तो वो एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ मेरी इतनी कैपेसिटी है और मुझे इस हिसाब से अपना प्लानिंग करना होगा, इस हिसाब से मुझे रिविज़न को टाइम देना होगा। सेडिमेंट्री रॉक की बात कर लेते हैं दोस्तों। द वर्ड सेडिमेंट्री, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सेडिमेंटम, that means settling. Rock of earth's surface are exposed to denudational agents and are broken up into various sizes of fragments. Such fragments are transported by different exogenous agencies and deposited. This deposit through compaction turn into rock. This process is called lithification. In many sedimentary rocks, the layer of deposit retain their characteristics even after lithification. So यहाँ पे बात क्या किया जा रहा है दोस्तों कि हम जो रॉक्स दिखते हैं, अभी हमने कौन से रॉक्स देखे, प्राइमरी रॉक्स कौन से फॉर्म हुए, इग्नियस रॉक। तो आपको वही ध्यान में रखना है क्योंकि इग्नियस रॉक ही बने हैं ना। तो इग्नियस रॉक, उनके ऊपर, रॉक्स के ऊपर क्या हो रही है, बहुत सारी डेन्यूडेशनल एजेंट काम कर रहे हैं जो उनकी वेदरिंग कर रहे हैं। टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके ऊपर एक्ट करती है। ठीक है, जिसकी वजह से वो बहुत ही वेरियस साइज़ के फ्रेगमेंट्स में बट जाते हैं, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में। और ये फ्रेगमेंट्स ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं नेचुरल फोर्सेस के द्वारा, ह्यूमन बींग्स के भी द्वारा। तो यहाँ पे नेचुरल फोर्सेस सच एज एयर, वाटर, ठीक है, इन सभी के द्वारा क्या हो जाएगा, वो सब ट्रांसपोर्ट होंगे, एक जगह पे जाके डिपॉजिट होंगे एंड थ्रू द कंपैक्शन वो टर्न हो जाएंगे रॉक के अंदर। इसी प्रोसेस को हम लिथिफिकेशन की प्रोसेस कहते हैं और वो जो रॉक हमें मिल रहा है वो सेडिमेंटल रॉक कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख लें तो सैंडस्टोन हो जाते हैं, सेल हो जाते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ फॉर्मेशन सेडिमेंट्री रॉक आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर फॉर्म। तो ये 3 मेजर फॉर्म में बात कर लेते हैं। मैकेनिकली जो फॉर्म्ड होते हैं उनके एग्जाम्पल दिए गए हैं, सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमरेट, लाइमस्टोन, शेल, लॉइस एक्सेट्रा। ऑर्गेनिकली फॉर्म की बात कर लेते हैं और केमिकली फॉर्म, तो यहाँ पे सारी एग्जाम्पल दिए गए हुए हैं, आप इन्हें याद रख लीजिएगा। आप देखिए ये चीज़ें ना फैक्चुअल चीज़ के आपको थोड़ी याद रखनी पड़ेगी कि हाँ इनके एग्जाम्पल में कौन से आ जाते हैं, या आप थोड़ा गूगल कर लेंगे कि हाँ ठीक है ये इनका देख लेते हैं हम इमेज, तो इमेज से भी सारी बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ किस तरीके से इनके बीच में लेयर, क्योंकि फॉर्म हुए हैं ना इग्नियस रॉक, आप देख रहे हैं फ्रेगमेंटेशन में टर्न हुए, फिर डिपॉजिट हुए हैं, तो अलग अलग लेयर फॉर्म होती हुई दिखेगी थोड़ी बहुत हमें। हर एक की बात नहीं कर रही बट थोड़ी बहुत लेयर फॉर्म होते हुए दिखेगी सेडिमेंट्री रॉक के अंदर। तो आप देखेंगे, पिक्चर देखेंगे तो आपको थोड़ा क्लियर होगा। और इसे ना अप्लाई करने की कोशिश करें। अगर आप कहीं पे कुछ चीज़ें देखते हैं, तो आप कहीं मॉन्यूमेंट विजिट कर रहे हैं, कोई प्लेस विजिट कर रहे हैं, तो ज़रा देखिए कि अरे हाँ ये किस से, कौन से पत्थर से बन रखा हुआ है। क्योंकि बहुत सारी जो कार्विंग एंशिएंट टाइम में हुई है, जो मिडीवल एज में हुई है, वो तो रॉक्स के द्वारा हुई है। तो आप उसे समझने की कोशिश कीजिए, अपनी स्टडी को अप्लाई कीजिए और इस तरीके से ना थोड़ा रोमांचक बनाइए स्टडी को, एकदम बोरिंग ना लगे आपको। आपको भी महसूस होगा अरे मैं कितना कुछ जानता हूँ, मुझे चीज़ें समझ में आ रही है। क्योंकि जब आप गाइड को लेकर के जाते हैं कहीं भी घूमने के लिए, तो वो भी तो यही सारी चीज़ें बता रहे होते हैं ना कि ये वाले पत्थर से बनाया गया, ये पत्थर वहाँ से लाया गया है। अब ये चीज़ आपको पढ़ाई हेल्प कर दे रही है, सोचिए कितनी मज़ेदार बात है। तो बस उसको रिविज़न करने का अलग अलग तरीका अपनाइए, अपने आसपास देखिए क्या चीज़ें है, क्या चीज़ें अवेलेबल है, क्या चीज़ें किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट रॉक की तरफ, दैट इज़ मेटामॉर्फिक। चेंज ऑफ फॉर्म, दिस रॉक फॉर्म अंडर द एक्शन ऑफ अ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, पीवीटी चेंजेस। अब वही हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स जो अर्थ क्रस्ट के अंदर चले जाते हैं और उनके ऊपर काम करता है बहुत सारा प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, जिसके बाद वो चेंज होने लगते हैं। Metamorphism is a process by which already consolidated rock undergo recrystallization and reorganization of a material within original rocks. इसकी एग्जाम्पल यहाँ पे जेनीस, स्लेट, मार्बल,
ये सारे ही आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं मेटामॉर्फिक रॉक के। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए रॉक साइकिल के बारे में बात कर लेते हैं। यही ऐसा आपको जियोग्राफी की बुक में मिल जाएगा आपकी। सो देख लीजिए दोस्तों, इग्नियस रॉक, इन्हीं का वेदरिंग एंड लिथिफिकेशन की फिर ये सेडिमेंट्री में टर्न हो जाते हैं। ठीक है, ये देखिए इग्नियस रॉक, इनके ऊपर वेदरिंग हुई, ये सेडिमेंट में टर्न हुए, फिर इनके ऊपर कॉम्पैक्शन काम करता है, कॉम्पैक्शन की वजह से ये सेडिमेंट्री रॉक में टर्न हो जाते हैं। फिर हीट एंड प्रेशर की वजह से वो मेटामॉर्फिक रॉक में टर्न हो जाते हैं, और वही मेल्टिंग की वजह से मैग्मा बनता है, और मैग्मा की ही कूलिंग की वजह से हम देखते हैं वो बन जाता है इग्नियस रॉक। तो ये पूरा हमने रॉक साइकिल देखा, किस तरीके से चीज़ें चलती रहती है। ये ब्लिंक ऑफ आइज के अंदर नहीं होता है, काफ़ी लंबा टाइम लगता है। इसी को कहते हैं ना दोस्तों, कुदरती करिश्मा कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Among the following trenches of Pacific Ocean, which one is the deepest in terms of meter? सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है मरियाना ट्रेंच। अब यहाँ पे ना कुछ एक सबमरीन मिशन लिया गया है जिसका नाम है 5 डीप्स, और ये जो 5 डीप है इसका एम है टू एक्सप्लोर द बॉटम ऑफ ईच ऑफ वर्ल्ड्स ओशियंस। ठीक है, तो बॉटम पॉइंट्स जो हैं वर्ल्ड के जितने भी ओशन हैं उनके बॉटम पॉइंट को एक्सप्लोर करना। सो 5 डीप एक्सपेडिशन इज़ द फर्स्ट मैन्ड एक्सपेडिशन टू डीपेस्ट पॉइंट इन ईच ऑफ द वर्ल्ड्स 5 ओशन। याद रखिएगा ये सारे पॉइंट्स को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप, क्योंकि सारे नाम हैं, है ना, अभी मैं बोलूँगी तो भी आप बोल जाएंगे, तो याद रख लीजिएगा और अपने नोट्स में लिख लीजिएगा ताकि आप उसे रिवाइज़ कर सकें। और नाम भी मतलब थोड़ी बहुत प्रोनाउंसिएशन में गलती हो जाएगी, फिर आपको लगेगा कि अरे ये, फिर भी देख लेते हैं दोस्तों। प्यूर्टो रिको ट्रेंच जो कि अटलांटिक ओशियन का डीप पॉइंट है। फिर साउथ सैंडविच ट्रेंच जो कि सदर्न ओशियन का डीप पॉइंट है। जावा ट्रेंच इंडियन ओशियन का डीप पॉइंट है। और चैलेंजर डीप जो कि पैसिफिक ओशियन का डीपेस्ट पॉइंट है। और मोलॉयड डीप जो कि आर्टिक ओशियन का डीप पॉइंट है। अब यहाँ पे जो बात की गई है, अब ये चैलेंजर डीप है ना, जो डीपेस्ट बॉटम का जो पॉइंट है, ठीक है, उस ओशन का, वो कहाँ पाया गया है? मरियाना ट्रेंच के अंदर। सो ग्रेटेस्ट ओशन डेप्थ मेजर्ड इन चैलेंजर डीप ऑफ मरियाना ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच कहाँ पे आता है? पैसिफिक ओशन में। अगर लॉन्गेस्ट ट्रेंच के बारे में बात करें तो पेलोजाइल ट्रेंच हो जाता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आ गए, क्वेश्चन नंबर 57। सबमरीन कैनियंस एविडेंटली फाउंड ऑन, तो ये पाए जाते हैं कंटिनेंटल स्टॉप्स या फिर कंटिनेंटल शेल्फ पे। क्वेश्चन नंबर 58, अमंग द फॉलोइंग पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया विच आर फॉलोइंग इज लॉन्गर इन लेंथ। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ई, दैट इज गोदावरी। चलिए दोस्तों, गोदावरी रिवर के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले किसी भी रिवर के रिलेटेड आपको याद क्या रखना है? उनका उद्गम का जो स्थान है, यानी जो उनका ओरिजिन का पॉइंट है। सो इट राइजेस फ्रॉम त्र्यंबकेश्वर नियर नासिक इन महाराष्ट्र, और उसके बाद वो फ्लो करता है करीबन 1465 किलोमीटर की लेंथ में, और फिर वो आउटफॉल करता है बे ऑफ बंगाल में जा कर के। गोदावरी लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। गोदावरी सिस्टम जो है वो लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है, और इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी कहा जाता है। इसका बेसिन बाउंडेड है नॉर्थ में सतमाला हिल्स के द्वारा, साउथ में अजंता रेंज एंड महादेव हिल्स के द्वारा, ईस्ट में ईस्टर्न घाट्स के द्वारा, और वेस्ट में वेस्टर्न घाट के द्वारा। इसका बेसिन एक्सटेंड करता है महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड कुछ स्मॉलर पार्ट्स में कवर करता है एमपी, कर्नाटका एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी को भी। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे से हमने याद रख लिया है ओरिजिन त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र में 1465 किलोमीटर की लेंथ है, बे ऑफ बंगाल में जाके मिलता है, लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। ये आपके 5 पॉइंट हो गए हैं। फिर इसका बेसिन की बाउंड्री क्या है? तो नॉर्थ में देखिए सतमाला हिल आ जाता है, साउथ में अजंता, नॉर्थ में सतमाला, साउथ में अजंता, सतमाला अजंता, अजंता के साथ साथ महादेव हिल्स भी है, ईस्ट के अंदर ईस्टर्न है, वेस्ट के अंदर वेस्टर्न घाट है। स्टेट्स कवर कर जाता है, तो हमारी जो सदर्न एरिया में लोकेटेड थोड़ी महाराष्ट्र तो है ही, उसके बाद तेलंगाना, आंध्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, एमपी, कर्नाटक एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी। अगर ट्रिब्यूटरी की बात कर लें तो राइट बैंक और लेफ्ट बैंक, इस तरीके से अलग अलग ट्रिब्यूटरी याद रख करना है, क्योंकि अब आजकल ऐसे भी क्वेश्चन बन जा रहे हैं कि कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है।
सो ये हमारे जो नाम हो जाते हैं हमारे दोनों ही राइट बैंक एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ के हैं। कुंभ मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है गोदावरी रिवर यानी नासिक में, ठीक है, नासिक के अंदर कुंभ मेला जब ऑर्गेनाइज होता है तो वो गोदावरी रिवर के ऊपर ही होता है। अगर हम दूसरी लोकेशन की बात कर लें कि कुंभ मेला और कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाता है, उज्जैन, शिप्रा नदी के ऊपर, गंगेस इन हरिद्वार, जो कि क्या है, कन्फ्लुएंस है गंगा यमुना एंड मिथिकल सरस्वती रिवर इन प्रयाग। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीडिंग मिनरल प्रोडक्शन इन कंट्रीज नॉट करेक्टली मैच। तो यहाँ पे अगर नॉट करेक्टली, जब ये क्वेश्चन के अंदर नॉट आ जाए ना, आप उसे अंडरलाइन कर दीजिए। बच्चे जल्दी जल्दी में नॉट पढ़ते नहीं है और हाँ जल्दी जल्दी में अरे ऑप्शन मिल नहीं रहा है कैसे सॉल्व होगा, ये वाली चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे नॉट लिखा गया है एंड क्वेश्चन का फॉर्मेशन इसीलिए तो ऐसे किया जाता है ताकि आप या तो टाइम वेस्ट करें या तो गलत ऑप्शन टिक करके आ जाएं। तो धैर्य और शांति से काम लेना है आपको। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है सी, सिल्वर और पेरो। ये गलत है, सिल्वर का जो लीडिंग प्रोड्यूसर वो पेरो नहीं है। आइए सबसे पहले हम इंडिया के मिनरल प्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, फिर ग्लोबल लेवल पे देखा जाएगा। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर, थर्ड लार्जेस्ट लाइमस्टोन प्रोड्यूसर एंड फोर्थ लार्जेस्ट आयरन और प्रोड्यूसर। अब अगर हम मिनरल प्रोडक्शन शेयर के बारे में बात करें कि स्टेट्स कितना शेयर करते हैं, तो सबसे हाईएस्ट जो परसेंट है वो उड़ीसा का आता है, फिर छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटका, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का। याद रखिएगा उड़ीसा सबसे हाईएस्ट पे है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ मिलकर के ही 50% पूरा कर देते हैं, ठीक है। उड़ीसा इज लार्जेस्ट एल्यूमिनियम और एंड आयरन और प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। ये याद रखने वाली सारी चीज़ें, इतने फैक्चुअल डेटा इतने याद रखने वाले हैं ना आपके, कि ओडिशा लार्जेस्ट एल्यूमिनियम ओर और आयरन ओर प्रोड्यूसिंग स्टेट है। राजस्थान हैज़ अ हाईएस्ट शेयर ऑफ लाइमस्टोन प्रोडक्शन। अगर हम ग्लोबली बात करें ना दोस्तों, तो चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्यूमिनियम एंड लाइमस्टोन, जबकि ऑस्ट्रेलिया आयरन ओर का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ऑस्ट्रेलिया इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। ओडिशा के अंदर जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है बॉक्साइट। अफ्रीका की बात कर लें तो अफ्रीका इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड, गोल्ड एंड प्लेटिनम। और वहीं पे साउथ अफ्रीका, अफ्रीका कंटिनेंट के अंदर जो कंट्री लोकेटेड है, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, ज़ेरे, दिस थ्री कंट्री प्रोड्यूसेस अ लार्ज पोर्शन ऑफ वर्ल्ड्स गोल्ड। और वहीं अफ्रीका के अंदर ही, अफ्रीका कंटिनेंट में ही लोकेटेड दूसरी कंट्री DRC, that is Democratic Republic of Congo, it has over 70% of a worldwide cobalt production and it is home to half of world's known cobalt deposit। याद रख लीजिएगा दोस्तों, ये तो एकदम सादा कोबाल्ट प्रोडक्शन DRC में ही पाया जा रहा है, ठीक है। तो ये फैक्चुअल्स डेटा थे, इसे आपको याद करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 60 के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ रिकॉर्डेड हाईएस्ट लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ए, उत्तर प्रदेश। ये भी एक तरीके का फैक्चुअल डेटा है दोस्तों। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है GPSC क्लास 1-2 के एग्ज़ाम के अंदर, वापस से रिपीट हुआ है। तो देखिए कितने सारे क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, तो मतलब ये बहुत ही नामुमकिन जैसा चीज़ है कि अभी के वही क्वेश्चन सेम एग्ज़ाम के अंदर रिपीट हो जाए, बट ठीक है, योर लक। और दूसरी चीज़, कॉन्सेप्ट पे से तो क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। तो जियोग्राफी सब्जेक्ट हो गए, साइंस, टेक्नोलॉजी, उसमें क्या आपको किस तरीके से याद करना है उसकी एक गाइडेंस मिल गई होगी। आज हमने 10 क्वेश्चन किए हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। आशा करती हूँ आपको बहुत सारी चीज़ सीखने मिली होगी, जानने मिली होगी। ढेर सारा प्यार दीजिएगा दोस्तों इस चैनल को, एंड लाइक बटन हिट करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।